नाज़रीन, सूबों के माबैन पानी का तनाज़ा है। सिंध और पंजाब के माबैन ये तनाज़ा है। 30 साल से ये तनाज़ा चल रहा है, लेकिन अभी तक ये तनाज़ा हल नहीं हो सका। इरसा भी इसमें किरदार अदा नहीं कर सका। अटर्नी जनरल की सरबराही में कायम कमेटी जो है उससे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर वज़राए आला को अलग कर दिया गया। अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने नई कमेटी की तश्कील के लिए चारों वज़राए आला को ख़त लिख दिया है। ये ऊँट किस करवट बैठेगा? आखिर सूबों की ये लड़ाई कब ख़त्म होगी? सिंध विफाक से लड़ता है, जारी मनसूबाबंदी पर लड़ता है, कभी मिल्कियत के हवाले से लड़ता है। सिंध और पंजाब में लड़ाई होती है, कभी गंदम की फराहमी पर होती है, कभी पानी की तकसीम पर होती है। भट्टी साहब, ये कहानी असल में है क्या? और 30 साल से जारी ये जो क्लैश है ये कब खत्म होगा? अब की बार जो पेशरफ्त हो रही है उसमें क्या कोई मुस्बत इशारे दिखाई दे रहे हैं? यासर, ये बड़ी बदकिस्मती है कि सूबों के मबैन पानी की तकसीम का तनाज़ा गुज़श्ता 30 साल से जारी है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुखालफत रहती है सिंध और पंजाब के मबैन। और उसके बाद गुज़श्ता कई सालों से अब बलूचिस्तान ने भी आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी हैं कि बलूचिस्तान के हिस्से का पानी सिंध के बासर वडेरे जगीरदार चोरी कर लेते हैं और बलूचिस्तान में आखिर एंड तक पानी नहीं पहुँचता। इन सारे मसाइल को हल करने के लिए अगर हम देखें तो गुज़श्ता 20-30 सालों में दुनिया ने भी बहुत तरक्की की, टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा तरक्की सामने आई, जिद्दत आई। उसके लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम टेलीमेट्री सिस्टम कहते हैं, जो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर दरियाए सिंध में अपस्ट्रीम तरबेला डैम आप तनसीब कर सकते हैं कि दरियाए सिंध में पानी का फ़्लो क्या है, डाउन स्ट्रीम तरबेला डैम और दरियाए सिंध में पंजाब में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर वो सिस्टम तनसीब करके रियल टाइम आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जिससे किसी से एक सूबे को भी एक क्यूसेक पानी की भी शिकायत है उसका अजाला हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से 2002 के बाद इसके लिए काविशें शुरू हुई, टेलीमेट्री सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट लगा, नाकाम हो गया, दोबारा लगाने की कोशिश की गई, नाकाम हो गया। कुछ माह कबल दोबारा टेंडर हुआ वर्ल्ड बैंक के ताउन से, पैसे वर्ल्ड बैंक ने फराहम करने थे 805 मिलियन रुपए, लेकिन एक मरतबा फिर ये मनसूबा तनाज़े का शिकार हो गया, चूँकि वजारत आबी वसाइल के अंदर कुछ मौजूद एक ऐसी कंपनी जिसका नाम MM पाकिस्तान है, उसको ये ठेका देने की कोशिश की, जिसके खिलाफ पंजाब हुकूमत का डिपार्टमेंट महकमा पाशी खत लिख चुका था कि हम इसकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है जो कुछ इसने पंजाब में किया है। इरसा के हुकाम ने वो प्रोजेक्ट उसको देने से इनकार किया। एक और लॉबी दरमियान में टपक पड़ी जो कि डेपुटेशन पर आए हुए एक अफसर हैं मेहर अली शाह साहब, ये हम दस्तावेज़ की रोशनी में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट पहली कंपनी तो क्वालिफाई नहीं कर रही, ये मेरे जो पेरेंट कंपनी है नेस्पाक उसको दे दें। इरसा ने मुखालफत की कि कल नैब की हमें पेशियाँ भुगतना पड़ेंगी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और कैबिनेट ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहाज़ेब खान साहब की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है, जिसकी कॉपी दी लास्ट आवर को मसूल हुई है। उन्होंने कहा जी कि पूरा इरसा ही फारिग है, नहीं इनकी कैपेसिटी नहीं है। अच्छा। उसमें जो वफाक ने मेंबर रिसेंटली अपॉइंट किया था वो भी नाकाम तरीन है, उसको भी आप फारिग कर दें। ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैरान कुन तौर के ऊपर। लेकिन मामला ये है, ये सिंध पंजाब के मबैन पानी की तकसीम का तनाज़ा की वजह से हम कालाबाग डैम नहीं बना सके। इस तनाज़े की वजह से, इत्तफाक़ राय ना होने की वजह से सूबों को पर नुकसान भी हो रहा है, हमारी GDP भी मुतासिर हुई है और एक अंदाजे के मुताबिक हम 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान कर चुके हैं गुज़श्ता 15 से 20 सालों में। सिर्फ पानी की मुनसिफाना तकसीम और जो एक पानी की तकसीम का तनाज़ा है, कालाबाग डैम का क्या तनाज़ा है कि सिंध के हिस्से का पानी पंजाब चोरी कर लेगा। जब आप एक जदीद सिस्टम लगा चुके होंगे तो कोई एक बूंद भी आपकी पानी नहीं चुरा सकता। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो वफाक एक लीडिंग रोल प्ले करके इस तनाज़े को हल कर सकता है वो नहीं कर पा रहा। रिसेंटली मुश्तरका मफादात कौंसल की सरबराही हिदायत के ऊपर एक कमेटी बनी है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ताकि आइन और कानून की रोशनी में इस मामले को निपटाएं। 29 सितंबर को उसका इजलास होना था, पंजाब ने उस इजलास का बाइकआउट कर दिया, इसलिए कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को इस इजलास में इन्वाइट किया गया था, वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई। अब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने खत लिखा है जिसमें से मुराद अली शाह साहब को भी निकाल दिया गया है, वज़ीर आला बलूचिस्तान को भी निकाल दिया गया है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी निकाल दिया गया है। अब उन्होंने कहा जी कि अब वज़ीर आला इसमें शरीक नहीं होंगे, नई कमेटी बनेगी, वज़ीर आला अपने नुमाइंदे भेजे, वो बैठ के इस मामले को हल करेंगे। तो मामला ये है, इंक्वायरियां बहुत हो चुकी, रिपोर्ट सोचने की बात ये है कि ये मसला, ये तनाज़ा, ये दुश्मनी हमारी कोई भारत के साथ नहीं है, भारत के साथ नहीं है, ये सिंध और पंजाब का तनाज़ा पिछले 30 साल से चल रहा है और अभी तक हल नहीं हुआ, अभी भी हल तलब है, मुस्तकबिल में भी इसकी कामयाबी के आसार अभी दिखाई नहीं दे रहे। तो ये मामलात
کب حل ہوں گے؟ کیا حکومت ایک ہوگی تب حل ہوں گے؟ خاور صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، ابھی جو سندھ اور وفاق کے مابین ایک تنازع چل رہا ہے وہ تو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آئی لینڈز پہ چل رہا ہے۔ تو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پہ جو گزشتہ روز ملاقات ہوئی گورنر سندھ کی وزیر اعظم سے، اس کا ابھی کوئی آثار دکھائی دے رہا ہے؟ اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی دکھائی دے رہی؟ میں تو پہلے یاسر تھوڑا سا پانی کی لڑائی کی مختصر سی تاریخ بیان کروں گا کہ یہ لڑائی 30 سال سے نہیں ہے، یہ انگریزوں کے دور سے، انگریزوں کے دور میں بھی یہ 100 سال پرانی لڑائی ہے۔ انگریزوں کے دور میں بھی سندھ اور پنجاب کے مابین تنازعات تھے، جس کے لیے کئی کمیٹیاں بنی اور کئی کمیشن بنے جو نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے، اور ان کو ہیڈ بھی انگریز کر رہے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے کر رہے تھے۔ پھر 1960 میں جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد 1960 میں سندھ طاس معاہدہ ہوا۔ جواہر لال نہرو نے کراچی میں ایوب خان کے ساتھ بیٹھ کر معاہدے پر دستخط کیے۔ 19 ستمبر کو اس معاہدے کے 50 سال مکمل ہو رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر کے تنازعات ختم نہیں کر سکے۔ اصل میں اعتماد کا فقدان ہے اور ایک دوسرے پر اعتبار نہیں ہے۔ ہم 74 سالوں میں آپس میں تنازعات، پانی کے تنازعات ہوں، اراضیوں کے تنازعات ہوں، مختلف وسائل کے تنازعات ہوں، NFC ایوارڈز ہوں، اس طرح کے مسائل پر ہم ایک دوسرے پر شک و شبے کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اب آپ نے اس کی بات کی، گورنر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات کی کہ 1100 ارب کا پیکج دیا گیا، اس پر کام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں مشکلات ضرور ہیں، ایک تو وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے جب اعلان کیا تو بتایا نہیں گیا کہ یہ 1100 ارب روپے کہاں سے آئیں گے، کون کتنے دے گا، کس کا کتنا شیئر ہوگا، اور اس میں سندھ حکومت کیا دے گی۔ تو اس لیے اس کی وجہ سے چہ مغویاں ہوئیں اور بہت سارے معاملات باہر آئے کہ یہ لوگوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ یہ مسائل حل ہی نہیں ہونے۔ اب یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم اس معاملے پر سنجیدہ ہیں اور وہ نہیں چاہتے، کچھ لوگوں کی کوششوں کے باوجود بھی، کہ سندھ کے ساتھ معاملات خراب کیے جائیں۔ وہ مراد علی شاہ سے انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ کر سندھ حکومت کے ساتھ معاملات طے کریں، اس کراچی پیکج پر بھی بات کریں، اور جزائر جو یہ بنڈر اور جزائر ہے یہ اور بڈو جزائر ہے، اس پر ملکیت ہمیشہ سے سندھ کی تسلیم کی گئی ہے۔ ود ان سندھ ایک معاملہ ہے تھوڑا سا کہ سندھ کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہے، جبکہ پورٹ قاسم اتھارٹی کے ساتھ اس کے معاملات چل رہے ہیں، کورٹ میں بھی ہیں کہ وہ پورٹ قاسم کی اتھارٹی کہتی ہے کہ یہ ہماری ہے۔ اس لحاظ سے پورٹ قاسم ایک وفاق کی نمائندہ ہے، چونکہ اس لیے وفاق کی بات ہوتی ہے۔ تو اب جب جزائر کی بات ہو رہی ہے تو ایک مشروط حوالگی کا لیٹر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس میں یہ چیزیں رکھیں تو ہم یہ اراضی آپ کو تعمیرات کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب آرڈیننس آیا تو سندھ حکومت اس پہ وہ تھوڑا سا ریزرو ہو گئے، اور اب بھی وہ بات اس لیے نہیں کر رہے کہ جب تک آرڈیننس واپس نہیں ہوتا تب تک بات نہیں